हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है ऑट्स क्रॉप इम्प्रूवमेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं जई फसल उन्नयन। तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम है जई, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑट्स। वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम इसका है एविना सेटाइवा। फैमिली या कुल आपसे पूछा जा सकता है तो ये है पोएसी या ग्रैमिनी। इसका सेंटर ऑफ रीजन या उत्पत्ति केंद्र जो है वो है एशिया माइनर। अब जो कृष्य जई है, या हम कह सकते हैं कि जो कल्टिवेटेड ऑट्स है, उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन जो है वो एक वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है या एक जंगली जाति से हुआ है और उसका नाम ध्यान में रखना है एविना स्टेरलिस। उसके बाद जातियां व गुणसूत्र संख्या, स्पीसीज एंड क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो अलग अलग जातियों के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, और अलग अलग जातियों को अलग अलग कॉमन नेम्स या सामान्य नाम जो है वो दिए गए हैं। जैसे सबसे पहली है एविना सेटाइवा, जिसको व्हाइट ऑट्स या येलो ऑट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42 42 गुणसूत्र हैं, तो ये हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। दूसरी है एविना स्टेरलिस, इसको वाइल्ड रेड ऑट्स के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र संख्या 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42 42 गुणसूत्र हैं, तो ये भी हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। तीसरी है एविना फटुआ, इसको कॉमन वाइल्ड ऑट्स के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र संख्या 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42, इसमें भी 42 गुणसूत्र हैं, तो ये हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। उसके बाद एविना बाइजेंटिना, इसको रेड ऑट्स के नाम से जाना जाता है, सामान्य नाम इसका। और गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42 42 गुणसूत्र हैं, हेक्साप्लॉइड जाती है ये भी। उसके बाद एविना ओरिएंटेलिस, इसको कॉमन साइड ऑट्स के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र संख्या इसमें भी सेम है, 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42 42 गुणसूत्र हैं, ये भी हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। उसके बाद एविना स्ट्राइगोसा, इसको ग्रे ऑट्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन नेम है इसका। और गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14, यानी 14 गुणसूत्र, तो इसका मतलब ये डिप्लॉइड स्पीसीज है। उसके बाद लास्ट आता है एविना एबाइसिनिका, इसको इथोपियन ऑट्स के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र संख्या इसके अंदर है 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 28 28 गुणसूत्र हैं, तो ये टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। उसके बाद सामान्य जई का जीनोमिक संगठन, जीनोमिक कंस्टिट्यूशन ऑफ कॉमन ऑट्स, तो जो एविना सेटाइवा है वो हेक्साप्लॉइड है, तो इसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के जो जीनोम हैं वो एक ही जाति के अंदर पाए जाते हैं। ए, सी और डी, ये 3 अलग अलग टाइप के जीनोम हैं और एक ही जाति में ये उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या है अभी? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों जो जीनोम हैं ये कौन कौन सी जातियों से आए हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है ए जीनोम का स्रोत, सोर्स ऑफ ए जीनोम जो है, ये वाला ए जो है इसका सोर्स कौन सा है? तो इसके
तीन सोर्स हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक जो सोर्स है वो ए का हो सकता है, जैसे एविना स्ट्राइगोसा हो सकता है, इसके अलावा एविना लॉन्गिग्लूमिस हो सकता है। ठीक है, सेलुलर जो एविडेंसेस हैं या कोशिकीय जो प्रमाण हैं उनके आधार पर ये स्रोत जो है वो माना जाता है। उसके बाद एविना कैनारियंसिस हो सकता है, जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हैं या आकारिकीय प्रमाण होते हैं उनके आधार पर ये सोर्स माना जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक स्रोत जो है या सोर्स जो है वो हो सकता है ए जीनोम का। उसके बाद सी जीनोम जो है उसका सोर्स कौन सा है, स्रोत कौन सा है, तो इसका है एविना वेंट्रिकोसा। ठीक है, इस जंगली जाति को या वाइल्ड स्पीसीज को सी का या सी जीनोम का स्रोत माना जाता है। उसके बाद डी जीनोम का स्रोत या सोर्स ऑफ डी जीनोम कौन सा है अभी, एविना इंसुलेरिस, जो कि एक टेट्राप्लॉइड या चतुष्गुणित जाति है, इसको डी जीनोम का स्रोत माना जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी। तो जई का जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस है उसको पेनिकल या स्पाइक कहा जाता है। पेनिकल की बात करें तो इसके अंदर एक बिल्कुल सेंटर में या केंद्र के अंदर केंद्रीय रैकिस या सेंट्रल रैकिस होता है, जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होता है, यानी पर्व व पर्व संधियों के अंदर विभाजित होता है। कितनी पर्व संधियां होती हैं, 5 से 7 इसमें पर्व संधियां या नोड्स पाई जाती हैं। इन नोड्स या पर्व संधियों से लेटरल ब्रांचेस या शाखाएं निकलती हैं और इन्हीं पार्श्व शाखाओं या लेटरल ब्रांचेस के ऊपर स्पाइकिकाएं यानी स्पाइकलेट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। प्रत्येक जो पार्श्व शाखा या लेटरल ब्रांच होती है उसके शीर्ष पर या उसके एपेक्स पर एकल शीर्षस्थ स्पाइकिका या सिंगल एपिकल स्पाइकलेट जो है वो हमें देखने को मिलती है। अन्य जो स्पाइकिकाएं हैं या अदर जो स्पाइकलेट्स हैं वो द्वितीयक या तृतीयक क्रम की शाखाओं पर उत्पन्न होती हैं, जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की जो ब्रांचेस होती हैं उन पर डेवलप होती हैं। प्रत्येक पेनिकल की बात करें तो इसके अंदर या प्रत्येक स्पाइक की बात करें तो उसमें 20 से 50 स्पाइकिकाएं जो हैं या स्पाइकलेट्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो कम से कम 20 और अधिकतम 50, तो इसके बीच में संख्या जो है वो स्पाइकलेट्स या स्पाइकिकाओं की रहती है। तो ऑट्स के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग डायग्राम से देख सकते हो भी, ये इसका केंद्रीय अक्ष है या सेंट्रल एक्सिस है जिसको रैकिस कहा जाता है। ये जो रैकिस है ये नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड है। तो ये वाला पार्ट देख सकते हो आप, ये इंटरनोड है या पर्व है और ये नोड्स हैं इसकी या पर्व संधियां हैं। तो कितनी नोड्स हैं अभी, 5 से 7 नोड्स हैं। हर एक नोड से ब्रांचेस या शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये लेटरल ब्रांच या पार्श्व शाखाएं हैं जो कि नोड से या पर्व संधियों से विकसित हो रही हैं। ठीक है, अब स्पाइकिकाओं की यानी स्पाइकलेट्स की बात करें तो रैकिस पर ऊपर की तरफ कुछ स्पाइकलेट्स या स्पाइकिकाएं डेवलप हो सकती हैं। ज्यादातर जो स्पाइकिकाएं या स्पाइकलेट्स हैं वो लेटरल ब्रांचेस पर या शाखाओं पर ही डेवलप होती हैं। तो आप लोग देख सकते हो ज्यादातर स्पाइकलेट्स कहाँ पे हैं, बिल्कुल ब्रांचेस के ऊपर हैं या शाखाओं पर हैं। ठीक है, और प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर देख सकते हो आप टर्मिनल स्पाइकलेट है। ठीक है, और बाकी की जो स्पाइकलेट्स हैं वो नीचे की तरफ उपस्थित हैं। तो ये है अभी ऑट्स का इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जई का। प्रत्येक स्पाइकिका की या स्पाइकलेट की बात करें अगर अपने, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 फ्लावर्स या पुष्प जो हैं वो प्रति स्पाइकिका या स्पाइकलेट पाए जाते हैं। इन तीनों में से जो 2 पुष्प हैं या 2 फ्लावर्स जो हैं वो कैसे होते हैं अभी, उर्वर या फर्टाइल होते हैं, यानी जनन करने में सक्षम होते हैं। जबकि एक पुष्प या फ्लावर ऐसा होता है जो कि कैसा होता है, बंध्य या स्टेराइल होता है। ठीक है, प्रत्येक पुष्प की बात करें, जो उर्वर पुष्प है यानी फर्टाइल फ्लावर जो है उसकी बात करें तो वो कैसा होता है, भी द्विलिंगी होता है या बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब पुंकेसर व स्त्री केसर या स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो है वो दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा पुष्प बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी कहलाता है। वह एक व्यास सममित यानी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लावर है उसमें केवल एक ही तल या प्लेन ऐसा होता है जहां से अगर हम उस फ्लावर को काट दें तो वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर 2 बराबर भागों में बंट जाता है। इस तरह की जो सममिति है वो क्या कहलाती है, एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। प्रत्येक जो स्पाइकिका है उसकी अगर अपने बात करें तो उसके अंदर निम्न पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं वो देख लेते हैं। ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ ग्लूम आपको दिखेगा। क्या होता है, ये एक बंध्य सहपत्र होता है, एक स्टेराइल ब्रैक्ट होता है जो सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, तो अपर ग्लूम। उसके बाद 3 फ्लावर्स या 3 पुष्प होते हैं। ऊपरी जो पुष्प है वो उर्वर होता है,
या अपर फर्टाइल फ्लावर होता है, मध्यम जो है पुष्प वो बंध्या होता है, तो मिडल स्टेराइल फ्लावर, और जो निचला या लोअर फ्लावर होता है वो कैसा होता है, उर्वर या फर्टाइल होता है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ ग्लूम, निचला ग्लूम या लोअर ग्लूम उपस्थित होता है, जो कि क्या है, एक बंध्य सहपत्र है या स्टेराइल ब्रैक्ट है। तो ये एक स्पाइकलेट या स्पाइकिका की स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ये अक्ष या एक्सिस है जिसके ऊपर स्पाइकिका लगी हुई है। तो ये है इसमें अपर ग्लूम या ऊपरी ग्लूम, और ये है इसके अंदर निचला ग्लूम, ठीक है, या लोअर ग्लूम बोल देते हैं इसको। और इस ग्लूम के अंदर फिर देख सकते हो आप लेम्मा, पेलिया, फिर पेलिया, लेम्मा, ठीक है। और इस लेम्मा और पेलिया के अंदर ही जो स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इधर भी लेम्मा और पेलिया के बीच में स्टामेन्स एंड कार्पेल्स होंगे। तो यहाँ पे दो फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, तो दो पुष्प यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, क्योंकि दो ही पुष्प कैसे होते हैं, फर्टाइल या उर्वर होते हैं, ठीक है। तो ये अभी स्पाइकलेट या स्पाइकिका की स्ट्रक्चर। प्रत्येक उर्वर पुष्प यानी जो फर्टाइल फ्लावर होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर निम्न भाग या निम्न पार्ट्स होते हैं। एक पेलिया होती है, ठीक है। इसके अलावा 3 पुंकेसर या स्टामेन्स आपको देखने को मिलते हैं। अंडकों की बात करें तो ये केवल एक ही होता है, एक कार्पेल होती है, उसमें केवल एक ही बीजांड या ओव्यूल पाया जाता है, और वो बीजांड कौन से बीजांडन्यास में पाया जाता है, आधारीय बीजांडन्यास, या इसको बोल देते हैं बेसल प्लासेंटेशन, ठीक है। जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है वो ऊपर से द्विशाखित या बाइफिड होती है, दो शाखाओं के अंदर विभाजित होती है ऊपर से। अंडाशय व वर्तिका जो है पूर्ण रूप से उसकी सरफेस के ऊपर या उसकी सतह के ऊपर, अंडाशय और वर्तिका यानी स्टाइल एंड जो ओवरी है उसकी सरफेस के ऊपर लंबे रोम पाए जाते हैं। तो लंबे रोमों के द्वारा ये ढके रहते हैं या कवर होते हैं लॉन्ग हेयर्स के द्वारा, ये इसकी खास बात होती है। इसके अलावा 2 लोडिक्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। तो लोडिक्यूल्स क्या होते हैं, अभी हरासित परिदल, रिड्यूस्ड टेपल्स होते हैं जो हरासित फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनको लोडिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये संख्या में 2 होते हैं। इसके अलावा एक इसमें लेम्मा जो है, सहपत्र या ब्रैक्ट जो है वो पाया जाता है। तो इसको डायग्राम से आप लोग देख सकते हो, अभी सबसे ऊपर की तरफ इसका मदर एक्सिस या मात्र अक्ष है जिसके साथ जो स्पाइकिका है वो लगी रहती है। उसके बाद फिर ग्लूम फर्स्ट या इसको अपर ग्लूम भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो अपर फर्टाइल फ्लावर, जो ऊपरी उर्वर पुष्प है वो उपस्थित होता है, और उर्वर पुष्प के अंदर लेम्मा होगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ पेलिया होगा। और लेम्मा और पेलिया के अंदर फिर क्या कुछ होता है, अभी 3 तो स्टामेन्स या पुंकेसर होते हैं, एक कार्पेल या अंडप होता है, और 2 लोडिक्यूल्स इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, अभी स्टेराइल फ्लोरेट होता है या बंध्य पुष्प होता है। तो बंध्य पुष्प के अंदर जो लेम्मा और पेलिया है वो तो होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में, हरासित रूप में, जबकि स्टामेन्स और कार्पेल्स यानी पुंकेसर व स्त्री केसर जो है वो या अंडप जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है इसलिए। उसके बाद ये है निचला पुष्प। निचले पुष्प की बात करें तो इसके अंदर ये कैसा होता है, अभी फर्टाइल या उर्वर होता है। तो इसमें ये पेलिया है और ये लेम्मा है। तो पेलिया और लेम्मा के बीच में पुंकेसर और स्त्री केसर या अंडप होते हैं। तो इसमें 3 स्टामेन्स या पुंकेसर होंगे, एक अंडप या कार्पेल होगा बिल्कुल सेंटर में, और 2 लोडिक्यूल्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और फिर सबसे नीचे की तरफ क्या होगा, अभी ग्लूम 2, जिसको लोअर ग्लूम या निचला ग्लूम भी कहा जाता है। तो ये है अभी ओट्स का फ्लोरल डायग्राम या जई का पुष्प चित्र। अब जई या ओट्स जो है इसको, इसके अंदर जो वेराइटीज या किस्में आती हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हुल्ड वेराइटीज और दूसरी है हुललेस वेराइटीज या नेक्ड वेराइटीज इनको बोल देते हैं। सबसे पहले हुल्ड वेराइटीज की बात करें तो इनमें क्या होता है, प्रति स्पाइकिका सामान्यतः कितने पुष्प होते हैं, अभी 3 पुष्प या फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एक स्पाइकिका में 3 फ्लावर होंगे, जिनमें से एक पुष्प जो है वो बंध्या होगा या स्टेराइल होगा, जो हमने बता ही दिया है, और 2 पुष्प कैसे होते हैं, फर्टाइल या उर्वर होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। लेम्मा व पेलिया जो है, इनकी खास बात क्या है कि लेम्मा और पेलिया जो है वो विकसित हो रहे बीज यानी जो सीड डेवलप हो रहा है उसके उसकी सतह के साथ या उसकी सरफेस के साथ चिपके रहते हैं या स्टिक होते हैं, ठीक है। और जब हम इनकी थ्रेशिंग करते हैं तो ये लेम्मा और पेलिया बीज से पृथक नहीं होते हैं। तो ये अंत तक यानी बीज प्राप्त होने तक बीज के साथ चिपके हुए रहेंगे, ये लेम्मा और पेलिया जो हैं। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, हुल्ड वेराइटीज या हुल्ड किस्में, ठीक है। इसके अलावा प्रति स्पाइकिका या प्रत्येक जो स्पाइकलेट है उसमें कितने बीज बनेंगे, तो 2
उर्वर पुष्प हैं या 2 फर्टाइल फ्लावर्स हैं, तो इसका मतलब 2 ही सीड या बीज जो है वो प्रति स्पाइकिका उत्पन्न होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये है हुल्ड वेराइटीज। उसके बाद हुललेस वेराइटीज या नेक्ड वेराइटीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रति स्पाइकिका या पर जो स्पाइकलेट है वो सामान्यतः 3 से 7 पुष्प या 3 to 7 फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स का जो नंबर है वो बढ़ गया। अब बीज थ्रेशिंग के समय जो लेमा और पेलिया है वो बीज के साथ लूजली स्टिक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल विरलता से जुड़े हुए रहते हैं। जब थ्रेशिंग करते हैं तब लेमा और पेलिया इस बीज से स्वतंत्र हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं, या हम लेमा और पेलिया उतर जाते हैं बीज से जब हम बीज की थ्रेशिंग करते हैं तो। ठीक है, इसलिए जो बीज हैं वो कैसे हो जाते हैं, नेक्ड हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हुल्ड वेराइटीज या हुललेस वेराइटीज या नेक्ड वेराइटीज इनको कहा जाता है। प्रति स्पाइकिका या प्रत्येक स्पाइकलेट जो है वो उससे हमें कितने सीड प्राप्त होते हैं, तो 3 से 7 पुष्प हैं, तो 3 से 7 बीज जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं प्रति स्पाइकिका या स्पाइकलेट से। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो ओट्स या जई के अंदर वायु परागण होता है, यानी कि एनिमोफिली होती है। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो परागकोश या एंथर्स हैं वो कैसे होते हैं, वर्सेटाइल, या इसको मुक्त दोली बोल देते हैं, यानी परागकोश पुतंतु के ऊपर, या हम कह सकते हैं एंथर्स फिलामेंट के ऊपर हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस तरह के परागकोश क्या कहलाते हैं, मुक्त दोली या वर्सेटाइल एंथर्स कहलाते हैं। जई जो है वो एक स्वपरागित फसल है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें स्वपरागन ही होता है। इसमें 1% से भी कम, है ना, लेस देन 1% क्या होता है, पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है या पर परागन है उसका प्रतिशत 3 से 4% तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी होता है, ज्यादातर नहीं होता। फ्रूट या फल की बात करें तो इसके फ्रूट को बोलते हैं कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस के अंदर क्या होता है भाई, बीज चोल यानी कि जो सीड कॉट है वह फल भित्ति यानी कि जो पेरिकार्प है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं या संलयित होते हैं। ठीक है, तो इसमें बीज को ही फल कहा जाता है और फल को ही बीज कहा जाता है, ये खास बात होती है कैरियोप्सिस की। जई के बीज जो हैं या सीड्स जो होते हैं ओट्स के, उनको एक विशेष नाम दिया जाता है ग्रोट। ठीक है, तो ग्रोट जो है वो जई के बीजों को कहा जाता है। इस पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जई के अंदर हम लोग प्रजनन या ब्रीडिंग करवाते हैं, तो कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करवाते हैं, तो वो हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आता है उच्च उपज या हायर यील्ड। तो जई के अंदर जो उपज है या यील्ड है उसको 10% तक बढ़ाना, या 10% तक यील्ड को प्रति हेक्टेयर इंक्रीज करना ही हमारा उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव रहता है। जई के अंदर जो उपज है वो कई कारकों के ऊपर या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं अभी, सबसे पहला है प्रति इकाई क्षेत्रफल में स्पाइक की संख्या, नंबर ऑफ स्पाइक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब मान लीजिए 1 हेक्टेयर के अंदर जितनी ज्यादा संख्या में स्पाइक्स या पेनिकल्स होंगी उतनी ही ज्यादा प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो हमें जई की प्राप्त होगी। दूसरा है प्रति स्पाइक बीजों की संख्या। जो एक स्पाइक है उसके अंदर बीजों की संख्या कितनी है, जितनी ज्यादा संख्या में बीज या सीड्स होंगे उतनी ही ज्यादा प्रति हेक्टेयर हमें उपज जो है वो प्राप्त होगी। उसके बाद आता है 1000 बीजों का भार, वेट ऑफ 1000 सीड्स। ठीक है, इसको टेस्ट वेट या परीक्षण भार भी कहा जाता है। तो जितना ज्यादा टेस्ट वेट या परीक्षण भार होगा उतनी ही ज्यादा प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो हमें प्राप्त होगी जई के अंदर। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है उच्च गुणवत्ता, या इसको बोल देते हैं हाई क्वालिटी। तो बीजों में जो प्रोटीन है या जो जई के सीड्स होते हैं या ओट्स के बीज होते हैं उसमें प्रोटीन को बढ़ाना एक उद्देश्य रहता है। कितना बढ़ाना भी, 17% तक या इससे भी अधिक करना हमारा क्या रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है या उद्देश्य रहता है। बीज संसाधन के लिए या सीड इसको बोल देते हैं प्रोसेसिंग के लिए बीटा ग्लूकेन की मात्रा मुख्य कारक होता है। ठीक है, बीटा ग्लूकेन जो है वो उपस्थित होना चाहिए ओट्स के बीजों के अंदर, तभी हम बीजों की जो प्रोसेसिंग है या संसाधन है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक मुख्य कारक होता है सीड प्रोसेसिंग के लिए। परिपक्वता पर, यानी जब मैच्योर हो जाती है ओट्स की क्रॉप, हरे तने में प्रोटीन की उच्च मात्रा होनी चाहिए। जो ग्रीन स्टेम होता है इसका, उसके अंदर प्रोटीन जो है उसकी मात्रा
हाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जई की जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इनको हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए ग्रीन फोडर के रूप में यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कैटल्स को या पशुओं को ज़्यादा फायदा होगा। और पादप की जो ऊंचाई है या प्लांट की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ऊंचाई पादप की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ग्रीन फोडर या हरा चारा हमें प्राप्त होगा। तो ये क्वालिटी या गुणवत्ता से संबंधित कुछ तथ्य हैं, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद है रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो बहुत कई सारे ऐसे रोग हैं जो ओट्स की क्रॉप में फैलते हैं, जिसकी वजह से उपज व गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। तो इन रोगों के प्रति हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करना भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो इन रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्मट डिजीज़ आता है, रस्ट डिजीज़ आता है, ठीक है, और BYDV ये एक वायरल डिजीज़ है या वायरस के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये 3 रोग हैं जिनके प्रति हमें रोग रोधिता डेवलप करनी है या विकसित करनी है ओट्स की क्रॉप में या जई की फसल में। उसके बाद आता है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो इंसेक्ट्स के द्वारा ज़्यादा डैमेज या क्षति जो है वो नहीं की जाती है ओट्स की क्रॉप में। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे जरूर हैं जो डैमेज करते हैं या क्षति करते हैं, तो उसमें मुख्य आता है एफिड्स। तो हमें एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी या जो प्रतिरोधी किस्म है ओट्स के अंदर या जई के अंदर, उसे विकसित करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। उसके बाद आता है सूखा रोधिता या ड्रॉट रेजिस्टेंस। तो अगर इरिगेशन की समस्या हो या हम कह सकते हैं कि जो सिंचाई का पानी है वो कम उपलब्ध हो, तो सूखे का सामना जो है वो जई की फसल को करना पड़ सकता है। जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, ठीक है, ड्रॉट एरियाज होते हैं या एरिड जोन्स जो होते हैं वहाँ पे रेनफॉल की समस्या रहती है। वहाँ पर वार्षिक वर्षा या एनुअल जो रेनफॉल है वो 300 mm से कम होता है। ठीक है, 300 mm से भी कम जो वर्षा है वो देखने को मिलती है एरिड जोन्स के अंदर। वृद्धि काल के प्रारंभ में या जो ग्रोथ पीरियड है जब वो शुरू होता है, तो उस टाइम पे वर्षा की कमी हो जाती है या रेनफॉल जो है वो कम होता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट है या जल की आवश्यकता है वो अधिक रहती है। तो इसलिए हमें जई की फसल या ओट्स की जो क्रॉप है उसके अंदर ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी जो ड्रॉट या सूखे को आसानी से सहन कर सकें, उनको आसानी से टॉलरेट कर सकें। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस को डेवलप करना भी हमारा एक उद्देश्य जो है वो ओट्स की क्रॉप में रहता है। उसके बाद आता है वर्षा आधारित फसलें, रेन फेड क्रॉप्स इनको बोल देते हैं। ठीक है, इनको इरिगेशन या सिंचाई जो है वो फ्लड मेथड के द्वारा या ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं दिया जाता है। ये वर्षा के ऊपर आधारित होती हैं, यानी रेनफॉल के द्वारा इनको इरिगेशन या सिंचाई जो है वो मिलती है। इन फसलों की जो किस्में हैं या वैरायटीज़ हैं उनमें निम्न लक्षण होने चाहिए, कुछ ट्रेट्स दे रखे हैं। सबसे पहला है अच्छी टिलरिंग क्षमता, यानी एक बीज को जब हम उगाते हैं सॉइल के अंदर, तो एक बीज से ज़्यादा संख्या में जो तने हैं या स्टेम्स हैं वो बनने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स जो हैं उनका निर्माण होना चाहिए। सबसे पहला लक्षण ये है। दूसरा है उच्च बीज सस्य सूचकांक। ठीक है, हाई सीड क्रॉप इंडेक्स जो है, तो सीड क्रॉप इंडेक्स जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो हमें प्राप्त होगी। तो ये भी एक लक्षण इसके अंदर होना चाहिए। उच्च कायिक सस्य सूचकांक, ठीक है, मतलब हाई वेजिटेटिव क्रॉप इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमें चारा उपज जो है या फोडर यील्ड जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद है लंबा वृद्धि काल, जो ग्रोथ पीरियड है वो लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके मैचुरेशन के लिए, परिपक्वता के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन फोडर या हरा चारा जो है वो प्राप्त हो सके। उसके बाद आता है सीडलिंग अवस्था पर धीमी वृद्धि। ठीक है, जब सीडलिंग स्टेज होती है, जब बीज का अंकुरण होता है, तो अंकुरण के बाद जो सीडलिंग स्टेज है या अंकुर अवस्था है वो लंबे समय तक बनी रहनी चाहिए, ताकि जो पौधा है वो न्यूट्रिएंट्स को या जल को मृदा से आसानी से ग्रहण कर सके या उसको ज़्यादा टाइम मिल सके, ताकि बाद में उसकी जो ग्रोथ या वृद्धि है वो अच्छी तरह से हो सके। तो ये रेनफेड क्रॉप्स के अंदर लक्षण हैं। कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे
तीव्र बीज भरण दर, ठीक है, इसको बोल देते हैं फास्ट सीड फॉर्मेशन रेट। जो स्पाइकलेट्स हैं या स्पाइकिकाएं हैं, उनके अंदर सीड का जो निर्माण है या बीज का जो फॉर्मेशन है वो फास्ट होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैचुरेशन या परिपक्वता आ सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीड यील्ड या बीज की जो उपज है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा आती है लंबी पादप ऊंचाई या लॉन्ग प्लांट हाइट। तो प्लांट जितना ज़्यादा उसकी लंबाई होगी, उतना ही ज़्यादा उससे हमें फोडर या ग्रीन फोडर या हरा चारा जो है वो प्राप्त होगा, तो ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा बड़ी स्पाइक, जो लार्ज स्पाइक्स हैं, मतलब स्पाइक जितनी लंबी होगी उसके अंदर बीज या सीड उतने ही ज़्यादा बनेंगे, और प्रति हेक्टेयर जो उपज हमें प्राप्त होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा अधिक विकसित मूल तंत्र, ठीक है, हाईली डेवलप्ड या मोर डेवलप्ड रूट सिस्टम। तो मूल तंत्र जो है ऑट की क्रॉप का या फसल का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि मृदा से ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके, जल को शोषित किया जा सके, और मिनरल्स जो हैं उनका भी अवशोषण जो है वो किया जा सके। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं या लक्षण हैं जो रेनफेड क्रॉप्स के अंदर होने चाहिए। उसके बाद सिंचित क्षेत्र फसलें या इरिगेटेड एरिया क्रॉप्स। तो ऐसे एरियाज जिनमें इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो जाता है ना, फ्लड इरिगेशन हम लोग कर सकते हैं, उन फसलों के लिए जो किस्में हैं उनमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तो उनके ट्रेड्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला छोटा वृद्धि काल, 90 दिन, ठीक है ना, जो ग्रोथ पीरियड है वो शॉर्ट होना चाहिए, कम से कम टाइम में, यानी कि 90 दिनों के अंदर ही फसल जो है वो पककर तैयार हो जानी चाहिए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी जो सीड यील्ड है या बीज उपज है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा छोटी पादप ऊंचाई, जो प्लांट की हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो पौधा है उसको वृद्धि के लिए या ग्रोथ के लिए कम से कम न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स, उर्वरक या सिंचाई का पानी जो है वो कम से कम वो यूज़ करें। तो 95 से 100 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए। इसके अलावा आता है जल भराव रोधिता, ठीक है ना, हम लोग फ्लड मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया तो जल भराव या वाटर लॉगिंग कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो उससे क्रॉप जो है उसको नुकसान हो सकता है, तो उसके प्रति हमें रोधिता या रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप करनी है क्रॉप के अंदर। तो रोधिता जो है या जल भराव रोधिता, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉप के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा अधिक पुष्प व बीज के साथ एक समान टिलरिंग, जो फ्लावर्स एंड सीड्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, और साथ में टिलरिंग जो है वो एक समान होनी चाहिए, है ना, मतलब जो बीज के अंकुरण से जितने स्टेम्स बनेंगे उनकी ऊंचाई या हाइट जो है वो लगभग एक समान होनी चाहिए, ताकि उनका मैचुरेशन या परिपक्वन एक ही समय पर हो सके। इसके अलावा रोग व कीट रोधिता, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो भी इनमें होने चाहिए, क्योंकि इरिगेशन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो रोग व कीट का जो संक्रमण है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसके प्रति रोधिता या रेजिस्टेंस जो है वो होनी चाहिए। तो ये भी एक ट्रेट है इसके अंदर। एक जो उत्तम या इम्प्रूव्ड जई किस्म है या ऑट्स वैरायटी है, उसमें निम्न ट्रेट्स या लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला, प्रति हेक्टेयर जो स्पाइक्स की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 4.8 to 6.7 मिलियन, ठीक है, स्पाइक्स की जो संख्या प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रति स्पाइक के अंदर बीज कितने होने चाहिए, 35 to 50 सीड्स पर स्पाइक, 35 से 50 बीज प्रति स्पाइक के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा जो परीक्षण भार है या टेस्ट वेट है वो कितना होना चाहिए, 1000 बीजों का जो भार या वेट है वो 1000 सीड का 20 ग्राम से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना, मोर देन 20 ग्राम जो है वो होना चाहिए। तो ये एक उत्तम जई किस्म या इम्प्रूव्ड या सुपीरियर ऑट्स वैरायटी के लक्षण या ट्रेट्स हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स। तो ऑट्स या जई की जो फसल है उसके अंदर कई तरह की प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है, और कई वेराइटीज़ या किस्में जो है वो विकसित की गई हैं, उनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो 2 किस्में या वेराइटीज़ ऐसी हैं जिनका इंट्रोडक्शन किया गया है भारत के अंदर या इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले आती है कैंट। तो कैंट के नाम से, कैंट की खास बात क्या है, अभी इस वैरायटी के अंदर रस्ट, ब्लाइट एंड जल भराव रोधिता पाई जाती है,
ठीक है। वाटर लॉगिंग के प्रति ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। रस्ट एंड ब्लाइट्स जो है वो भी इस पर अटैक नहीं कर सकते, संक्रमण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहाँ से इंपोर्ट किया गया था? इसको यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत या इंडिया के अंदर इसको पुनर्स्थापित या इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा एक और इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है वेस्टर्न 11, ठीक है, या वेस्टर्न 11 बोल देते हैं इसको। तो ये दो पुनर्स्थापित या इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंशक्रम वर्ण का उपयोग जो है किया जाता है ओट्स की क्रॉप में। तो इसके द्वारा एक वैरायटी को डेवलप किया गया है जो काफ़ी फेमस है, HFO 114, ठीक है ना, या HFO 114 या HFO 114 बोल देते हैं इसको। हरियाणा जावी 114 बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि ये रोग व जल भरावरोधी किस्म है। इसका मतलब कोई भी डिजीज इसको अटैक नहीं करती है, संक्रमित नहीं करती है। इसके अलावा वाटर लॉगिंग जो है उसके प्रति भी इसमें रेजिस्टेंस या रोधिता पाई जाती है। उसके बाद आता है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण के द्वारा कुछ वैरायटीज जो हैं, 3 वैरायटीज हैं जो डेवलप की गई हैं ओट्स की क्रॉप में या फसल में, OS6, OL9 और हरियाणा जावी 8, जिसको HJ8 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड की बात करें तो इस विधि के द्वारा कुछ वैरायटीज डेवलप की गई हैं ओट्स की क्रॉप में जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें बुंदेल जय 822, UPO 212, OL 125, बुंदेल जय 992, बुंदेल जय 2004 और बुंदेल जय 991। तो इन वैरायटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।